हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए थैंक यू। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनसीपी ऑन जॉन्डिस। हम आज देखेंगे कि नर्सिंग केयर प्लान कैसे लिखते हैं जॉन्डिस पर। दोस्तों, नर्सिंग केयर प्लान एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है नर्स के लिए, जीएनएम के लिए, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इसमें एक नर्स केयर प्लान करती है एक पेशेंट के लिए। इसमें एक सिस्टमेटिक वे में एक मैनर होता है जिसके अंदर हम पेशेंट के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डाटा, ट्रीटमेंट से रिलेटेड उनकी पर्सनल डाटा, जितनी भी डाटा होती है, हम एक नर्सिंग केयर प्लान के अंदर लिखते हैं। दोस्तों, तो आइए आज की इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं, जो कि एनसीपी ऑन जॉन्डिस पे है। दोस्तों, तो सबसे पहले एनसीपी में हम लोग लिखते हैं हिस्ट्री कलेक्शन। दोस्तों, हिस्ट्री कलेक्शन के भी अंदर हम लोग सबसे पहले आइडेंटिकल डाटा लिखते हैं, उनका बायोडाटा लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पेशेंट का नाम, जो भी पेशेंट का नाम हो। यहाँ मैंने प्रिंस कुमार मेंशन किया है। आपके पेशेंट का जो भी नाम है या आप जो भी अच्छा लगता है आपको वहाँ मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद हस्बैंड या फादर का नाम, जो भी पेशेंट के अटेंडर होंगे, उनके हस्बैंड होंगे या उनके फादर होंगे, उनका नाम लिखाएगा। दोस्तों, उसके बाद कि पेशेंट का कितना एज है। उसके बाद यहाँ पे सेक्स लिखेंगे दोस्तों, कि वो मेल है फीमेल है। उनके बाद यहाँ पे फुल एड्रेस लिखाएगा। दोस्तों, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे शॉर्ट एड्रेस दिया है, बट यहाँ पे फुल एड्रेस ही होता है। जैसे बिल्डिंग नंबर 1 2 3 और उनका जो भी प्रॉपर एड्रेस है उसके साथ वहाँ पे जिस भी आप सिटी में रहते हैं या जिस भी सिटी के पेशेंट है उनका फुल एड्रेस होगा पेशेंट का। और दोस्तों, उसके बाद हम डेट एंड टाइम एडमिशन। दोस्तों, यहाँ बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि टाइम का मेंशन नहीं करते हैं। दोस्तों, टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेशेंट किस टाइम में हॉस्पिटल में एंट्री लिया, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, तो वो टाइम बहुत ज़्यादा, एडमिशन टाइम बहुत ज़्यादा मेंशन करना इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, डेट के साथ हमें टाइम भी मेंशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, इस चीज़ को आप कभी भूलिएगा नहीं। दोस्तों, रिलीजियन, वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, या जिस भी वो रिलीजन से बिलोंग करता है उसके रिलीजियन को लिखेंगे। दोस्तों, साथ में नेशनैलिटी, कि इंडियन है नहीं है, फॉरेन अब्रॉड से आया है, कहाँ का पेशेंट है, वो लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, साथ ही साथ उसके बाद हम लिखेंगे कि डायग्नोसिस। दोस्तों, डायग्नोसिस यानी कि किस पर्पस से वो आया है। यहाँ पे जैसे कि ये प्रिंस कुमार है, जो कि 15 डेज का चाइल्ड है। मैंने यहाँ पे इसीलिए न्यूनाइटल जॉन्डिस लिखा है। दोस्तों, क्योंकि न्यूनाइटल का मतलब होता है कि चाइल्ड, जो मतलब अभी एक मंथ से कम के चाइल्ड होते हैं उनको न्यूनाइटल बोलते हैं। तो यहाँ पे आप जॉन्डिस भी लिख सकते हैं अगर आपके पेशेंट उम्र में बड़े हैं, जैसे कि 15 ईयर्स हो या 40 ईयर्स, जो भी आपके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डायग्नोसिस में आप लिख सकते हैं कि जॉन्डिस। मैंने न्यूनाइटल इसलिए लिखा है क्योंकि एक मंथ से जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उनको न्यूनाइटल बोलते हैं, तो इसलिए न्यूनाइटल जॉन्डिस लिखा है मैंने। इन्फॉर्मेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं, पेशेंट के जो भी डाटा है वो आप कहाँ से मिल रहा है। दोस्तों, तो पेशेंट के फादर से मिल रहा है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो आप गेन कर रहे हैं पेशेंट के रिगार्डिंग, वो कहाँ से मिल रहा है। दोस्तों, तो वो हमको फादर से मिल रहा है। आप वो भी लिख सकते हैं सेल्फ दे रहा है या उनकी वाइफ दे रही है, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग या पेशेंट के अकॉर्डिंग। डॉक्टर इंचार्ज, दोस्तों जो भी वहाँ के डॉक्टर इंचार्ज रहेंगे, या अपना नाम भी आप मेंशन करते हैं। मैंने समझाने के लिए यहाँ पे अपना नाम मेंशन किया है। दोस्तों, आप अपना नाम भी मेंशन कर सकते हैं, या आपके अकॉर्डिंग जो भी वहाँ के डॉक्टर हो उनका भी आप नाम मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों, अब सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे कि यहाँ पे चीफ कंप्लेन। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है दोस्तों इसको लिखना, क्योंकि इसी में मेन कंप्लेन होता है जो कि पेशेंट के द्वारा लिया गया या उसके अटेंडर के द्वारा, मतलब कि उसके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा। जैसे कि जो प्रिंस है वो 15 साल का बच्चा है, सॉरी दोस्तों 15 दिन का बच्चा है, उसको एडमिट किया गया सिटी हॉस्पिटल में, डेट इतना और टाइम इतना। ठीक है दोस्तों, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। उसके बाद जो पेशेंट का कंप्लेन है क्या है दोस्तों, फीवर हो रहा है, उनको फीवर हो रहा है, एब्डोमेन पेन हो रहा है, चेंज इन द स्किन कलर। आप जैसे जानते हैं जॉन्डिस में हमारे स्किन येलोइश हो जाती है, येलो कलर की हो जाती है स्किन, तो स्किन कलर चेंज होता है, जाहिर सी बात है जॉन्डिस में। तो यहाँ पे फीवर हो रहा है, माइल्ड फीवर है, और एब्डोमेन पेन है, और चेंज इन स्किन कलर। दोस्तों, अब आइए पर्सनल हिस्ट्री में देखते हैं। तो पर्सनल हिस्ट्री में वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, बोथ है। तो वो जो बच्चा है अभी तो 15 ही दिन का है, तो वेजिटेरियन ही होगा। आप अपने अकॉर्डिंग, अगर वो ज़्यादा उम्र में है या वेजिटेरियन है नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। एल्कोहल तो नहीं लेता है, स्मोकिंग बच्चा है वो नहीं करता है। ये सारी पर्सनल हिस्ट्री में आएगी दोस्तों, क्योंकि पेशेंट क्या मतलब लेता है, खाता है, पीता है, क्या नहीं करता है। डाइट पैटर्न कैसा है, तो ब्रेस्ट फीडिंग है, क्योंकि वो तो बच्चा है 15 डेज़ का, 15 डेज़ का वो बच्चा है, तो वो तो ब्रेस्ट फीडिंग पे ही रहेगा। आप सेल्फ फीडिंग भी लिख सकते हैं, या जो भी आप लिख सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग एज हो। उसके बाद एलिमिनेशन पैटर्न, मतलब कि जो बॉवेल मूवमेंट है या यूरिन मूवमेंट है, मतलब कि पैटर्न है कितना है, एक दिन में कितनी बार वो कर रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे ब्लैडर पैटर्न में लिखा है दोस्तों 8 to 10 टाइम्स इन द डे, मतलब कि 8 से 10 बार वो यूरिनेशन करता है।
बॉवेल मूवमेंट जैसे कि दिन में 2 बार, आप 1 बार भी लिख सकते हैं, जैसा एज हो दोस्तों वो आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी चीज़ हैं आप इसमें चेंज कर सकते हैं, पेशेंट के अकॉर्डिंग या अपने अकॉर्डिंग। अब प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, तो एनी इलनेस नहीं, प्रेजेंट में कोई इलनेस नहीं था, सिर्फ एक जॉन्डिस है, बीमारी तो इसके प्रकार कोई नहीं है, इलनेस मतलब कि कुछ ऐसा नहीं है दोस्तों। अब टेकिंग एनी ट्रीटमेंट, अगर किसी तरह का ट्रीटमेंट उन्हें चला है इससे पहले तो नहीं, आप यस भी लिख सकते हैं। अगर किसी कोई और भी ट्रीटमेंट अगर चला हो उनको, जैसे कि निमोनिया हो या कोई भी ऐसा सिम्टम्स हो, या इससे पहले डायरिया हो, किसी भी तरह का ट्रीटमेंट चला हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसके लिख सकते हैं। कंजेनाइटल डिफेक्ट है तो नहीं दोस्तों, जैसे हमें पता है कि जॉन्डिस कंजेनाइटल डिफेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नहीं। आप अगर यस भी लिख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका डिजीज़ हो। अब हम लिखेंगे हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री। अब फैमिली हिस्ट्री में पहले देखेंगे कि फैमिली कैसी है, मतलब बिग है फैमिली, जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है। तो यहाँ तो मैंने न्यूक्लियर फैमिली मेंशन किया क्योंकि यहाँ पे 5 मेंबर्स है, तो मैंने 5 मेंबर्स लिखा। और फैमिली में किसी पर्सन को एनी इलनेस है तो नहीं, मैंने यहाँ पे नो मेंशन किया है। आप यहाँ यस मेंशन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप हर चीज़, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे नेम, पूरे जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उनके नेम लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि सुनील कुमार, अर्चना कुमारी, सोनी कुमारी, निशु कुमारी, प्रिंस जो पेशेंट है हमारा, यहाँ पे लिखा भी है पेशेंट दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ऐसे आप एक चार्ट बनाना होगा फ्लो चार्ट में, जिसमें आप सबका सेक्स लिखेंगे, एज लिखेंगे दोस्तों, उसके बाद सेक्स लिखेंगे, रिलेशनशिप विथ पेशेंट, पेशेंट के साथ उनका क्या रिलेशन है। तो ये फादर हैं प्रिंस कुमार के, ये फादर हैं, ये मदर है, ये सिस्टर हैं, ये भी सिस्टर है दोस्तों। तो आप ऐसा लिख सकते हैं। इनकी क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं कि ये बीएलएड की हैं, बीए की हैं, 3rd क्लास में है, नो क्लास ये भी नहीं की हैं। जो भी ऑक्यूपेशन लिख सकते हैं, ये टीचर हैं, ये हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, जो भी ऐसा आप एक लिख सकते हैं। हेल्थ स्टेटस में लिख सकते हैं कि ये हेल्दी हैं, अनहेल्दी हैं, या जो भी आपको ऐसा अपने अकॉर्डिंग अच्छा लगे। या आप चाहें तो एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, जैसा मैंने लिखा है दोस्तों। एज इट इज़ ही लिखिएगा, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको ज़्यादा अपना दिमाग या ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़े। और अगर आप एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं दोस्तों। अब आइए हम एक फैमिली ट्री बनाते हैं। फैमिली हिस्ट्री के बाद एक फैमिली ट्री बनाते हैं दोस्तों। वो फैमिली ट्री ऐसे बनती है, देख लीजिए आप, इस देखिए इस फ्लो में ये फैमिली ट्री ऐसे बनती है। दोस्तों ये थोड़ा सा, ये लाइन यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, ये लाइन ऐसे जाएगा दोस्तों। एक ये है फादर है, ये मदर है, ये ऐसे लाइन गया, और उनके बाद ये जो उनके चाइल्ड हैं दोस्तों, चाइल्ड हैं उनके, एक ये चाइल्ड है, एक ये है, और एक ये पेशेंट है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ की पॉइंट्स है जिसे आप याद रखिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे फैमिली ट्री बनाने के लिए। तो ये जो स्क्वायर वाला है दोस्तों, इसको मेल रिप्रेजेंट करता है, और जो ये सर्कल है उसको फीमेल रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ऐसे डॉट डॉट है, मतलब कि अंदर एक लाइनिंग सा खींचा हुआ है, जैसे कि सर्कल पे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि अगर इसी पे हो तो वो पेशेंट हो, इस पे भी हो सकता है। बस ये रहेगा दोस्तों कि वो फीमेल पेशेंट है या मेल पेशेंट है। तो यहाँ तो हमारे मेल पेशेंट बीमार है, जैसे कि प्रिंस कुमार बीमार है, तो वो तो मेल हैं, तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पे स्क्वायर में ऐसे लाइनिंग की है, ड्रॉ की है। तो अगर यहाँ पे फीमेल अगर पेशेंट रहे तो आप सर्कल में ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पेशेंट आप लिख सकते हैं दोस्तों। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन। जैसे कि हमने तो हिस्ट्री कलेक्शन ले लिया दोस्तों, आपको सबको पता है डायग्नोसिस में सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन लेते हैं, सेकंड में हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल एग्जाम जनरल अपीयरेंस करेंगे। तो जो भी चाइल्ड है वो नरिश है, या जो भी आपके पेशेंट है वो नरिश्ड हैं, तो हाँ अच्छे से उनको फीडिंग हो रही है, अच्छे से वो खाना खा रहे हैं। बॉडी कैसा है, बॉडी मतलब बिल्डअप है तो थिन है, आप थिक भी लिख सकते हैं, जैसा आपका पेशेंट हो आप थिक भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। हेल्दी है, नहीं अनहेल्दी है, क्योंकि उसे तो ऑलरेडी जॉन्डिस है तो वो अनहेल्दी है। एक्टिविटी कैसी है उनकी, मतलब जो भी आपके पेशेंट है उनकी एक्टिविटी कैसी है दोस्तों, तो वो डल है, टायर्ड है, क्योंकि थकावट लगेगी, जॉन्डिस हुआ है, आरबीसी की कमी होगी, एनीमिया हो सकता है दोस्तों, खून की कमी होगी तो लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, और जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो जाहिर सी बात है हमें एक्टिविटी नहीं होगी, डल एक्टिविटी होगी। अब मेंटल स्टेटस कैसा है, तो सेमी कॉन्शियस है, कॉन्शियस में आप लिखेंगे सेमी कॉन्शियस लिख सकते हैं, या कॉन्शियस भी लिख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। और लुकिंग कैसा है, तो नॉर्मल है, देख रहा है, सबको अच्छा देख रहा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये कोई CNS डिसीज़ है जिसकी वजह से CNS डिप्रेस हो गया जिसकी वजह से वो लुकिंग नहीं कर पा रहा है, या एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वो लुकिंग नहीं कर पाता। नॉर्मल लुकिंग है, ठीक है, एबनॉर्मल तो लिखा है नहीं। बॉडी पोस्चर कैसा है, तो जो बॉडी कर्व है नॉर्मल है, ठीक है। मूवमेंट कैसा है, नॉर्मल है, अच्छे से मूवमेंट कर पा रहा है। यहाँ पे फिर दोस्तों हम लोग लिखेंगे हाइट एंड वेट। तो चाइल्ड का हाइट
52 सेंटीमीटर है और जो उसका वेट है 3 kg है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ 5 फीट लिख सकते हैं और यहाँ पे एक सेकेंड दोस्तों रुकिए, मैं चेंज कर ले रहा हूँ। यहाँ पे आप 5 फीट लिख सकते हैं और 50 kg भी लिख सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके बड़े पेशेंट हो, मतलब कि जैसे एडल्ट पेशेंट हो या ओल्डर पेशेंट हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं दोस्तों। अब आइए यहाँ पे स्किन कंडीशन लिखते हैं। स्किन का कंडीशन कैसा है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, येलोइश होगा, येलोइश होगा, क्योंकि हमें सबको पता है कि जॉन्डिस में क्या हो जाता है, बॉडी का येलोइश कलर हो जाता है, डिस्कलरेशन हो जाता है येलोइश, क्योंकि जो बिलिरुबिन है उसका लेवल इंक्रीज़ होने लगता है दोस्तों। तो यहाँ पे स्किन का कलर कैसा होगा, येलोइश हो जाएगा। टेक्सचर कैसा है, ड्राई है क्योंकि एकदम सूखा सूखा है। टेम्परेचर वार्म है, गर्म है क्योंकि फीवर है। और एनी लेशंस, तो कोई लेशंस इंजरी टाइप का कुछ ट्रॉमा या इंजरी तो हुआ नहीं, तो नो लेशंस है दोस्तों। अब आइए हेड एंड फेस का एग्जामिनेशन करेंगे। एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं दोस्तों, हेड टू एग्जामिनेशन करते हैं। तो उसके बाद हम लोग अब देखेंगे कि हेड और फेस का। तो हेड का शेप कैसा है, तो हेड का शेप ठीक है, नॉर्मल है, राउंड हेड शेप है। स्कल सर्कम्स कैसा है, नॉर्मल है, सर्कम्स नॉर्मल है। उसके बाद हम स्कल्प देखेंगे तो क्लीन एंड क्लियर है, एकदम अच्छा है फेस। और फेस कैसा, पॉलिश है, मतलब अच्छे से गोल आकार में, एक अच्छे से राउंड शेप में है। अब हम आई को फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो आईब्रो कैसे है, नॉर्मल है। आई लैशेस कैसे हैं, नॉर्मल है। आई लाइट्स भी नॉर्मल है। आप एब नॉर्मल भी लिख सकते हैं, लेकिन जॉन्डिस के केस में हम लोग को ये देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। अदर डिजीज़ पोर्शन हो या अदर डिजीज़ कंडीशन हो तो हमें कुछ आइज़ में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। आई बॉल्स भी नॉर्मल है। कंजक्टिवा पाइल इन कलर है, मतलब कि थोड़ी सी उसमें कलर में चेंजेस हुई है, येलोइश हो गई है क्योंकि डिपोजिशन हुई है बिलिरुबिन की कंजक्टिवा में। स्क्लेरा नॉर्मल है। कॉर्निया आइरिस नॉर्मल है। पीपल भी नॉर्मल है। और लेंस ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि लेंस तो ट्रांसपेरेंट आप ऐसा ऐसा मेंशन कर सकते हैं दोस्तों। साथ में हम लोग लिख सकते हैं आई मसल्स भी नॉर्मल है और विज़न अच्छे से देख पा रहा है पेशेंट, तो विज़न नॉर्मल ही है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि ईयरिंग्स, मतलब वो सुन पा रहा है या नहीं पा रहा है, ईयर को देखेंगे, मेंशन करेंगे। तो एक्सटर्नल ईयर भी नॉर्मल है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी नॉर्मल है। और दोस्तों हियरिंग, मतलब जो हियरिंग कैपेसिटी है, जो बच्चा सुन पा रहा है वो भी नॉर्मल सुन पा रहा है, क्योंकि जॉन्डिस की कंडीशन में ये सब हमको देखने को नहीं मिलता। फिर भी हम एक नर्स हैं तो हमको सारा चीज़ हेड टू एग्जामिनेशन करना इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो इसीलिए हम सब चीज़ को लिखते हैं, नॉर्मल ही है लेकिन फिर भी हम लिखेंगे दोस्तों। नोज़ को देखेंगे तो एक्सटर्नल नोज़ नॉर्मल है, किसी टाइप का तो इंजरी हुआ नहीं है। नॉस्ट्रिल कैसा, जो नाक का जो होल होता है, वो छेद होता है, वो कैसा है, तो वो भी नॉर्मल है दोस्तों। अब माउथ एंड फेरिंग्स को देखेंगे तो लिप्स जो है ड्राई है और थोड़ी सी कलर में चेंजेस हो गई है, क्योंकि वही बात है, बिलिरुबिन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक्सेसिव बिलिरुबिन फॉर्मेशन हो रहा है, एक्सक्रीट हो नहीं पा रहा है हमारे फेसेस के थ्रू और यूरिन के थ्रू, जिसकी वजह से यूरिन का मतलब बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज़ है हमारे ब्लड में, और जिसकी वजह से जॉन्डिस हुआ है उन्हें। तो डिपोजिशन हो रही है बिलिरुबिन की हर जगह, जैसे कि लिप्स में हो गई, स्किन में हो गई, और हमारे स्क्लेरा में, यानी कि आइज़ के पोर्शन कंजक्टिवा में वो डिपोजिशन हो गया दोस्तों। अब ऑर्डर ऑफ माउथ का कैसा है, तो बैड ऑर्डर है, थोड़ा महक रहा है। टीथ कैसा है, थोड़ा येलोइश हो गया, क्योंकि अच्छे से वो मतलब कि फूड को कंज्यूम तो कर नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं रह पा रही है, क्योंकि लैक ऑफ हाइजीन मेंटेनेंस है दोस्तों। अब हम देखेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन, तो नॉर्मल है। गम्स भी नॉर्मल है। टंग्स येलोइश हो गई है थोड़ी, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ वही बिलिरुबिन। और थ्रोट एंड का एग्जामिनेशन करेंगे, फेरिंग्स का, तो वो भी नॉर्मल है दोस्तों। अब हम हेड एग्जामिनेशन करेंगे तो जो लिम्फ नोड है वो भी नॉर्मल है। थायराइड ग्लैंड है वो भी नॉर्मल है। रेंज ऑफ मोशन, जो गर्दन की रेंज ऑफ मोशन है, जैसे कि जो हमारी नेक होती है उसकी मोशन है, ऐसे राइट लेफ्ट अच्छी तरह से, जैसे कि राइट और लेफ्ट अच्छी तरह से देख पा रहा है, या अप एंड डाउन अच्छी तरह से वो मोशन कर पा रहा है, रोटेशन अच्छी तरह से है दोस्तों। अब चेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे तो थॉरिक्स देखेंगे, नॉर्मल है। ब्रीथिंग साउंड नॉर्मल है। हार्ट रेट भी नॉर्मल है। और जो ब्रेस्ट है उसके, वो भी नॉर्मल पोजिशन में है, या जो भी उसके चेस्ट है वो नॉर्मल पोजीशन में है, उसमें कोई डल। अब दोस्तों हम वाइटल साइन लेंगे। यहाँ पे वाइटल साइन लिखना भूल गया हूँ दोस्तों मैं, आप यहाँ पे वाइटल साइन कॉर्नर में लिख सकते हैं। तो वाइटल साइन में सबसे पहले फर्स्ट डे का वाइटल साइन लेंगे, तो टेम्परेचर लेंगे, पल्स रेट लेंगे, रेस्पिरेशन रेट लेंगे, बीपी लेंगे दोस्तों, और साथ में पार्शियल सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन लेंगे। सेकेंड डे में सेम थिंग करेंगे, डेट लिखेंगे सेकेंड डे का, टेम्परेचर लेंगे, पल्स रेट लेंगे, रेस्पिरेशन रेट लेंगे, बीपी लेंगे और पार्शियल ऑक्सीजन लेंगे। ऐसे ही करते करते कम से कम 4 डेज़ का मेनली हमको कंपलसरी रहता है दोस्तों बनाना। एनसीपी में 4 डेज़ का एक स्क्वायर बॉक्स में ऐसा बनाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी रहता है। आप 5 डेज़ का भी ले सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप जितना लेना चाहें। अब वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, डायग्नोसिस करवाएंगे लैब से। तो सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, तो पैप्टिक अल्सर है, क्योंकि एचसीएल का फॉर्मेशन ज़्यादा एबनॉर्मल हो रहा है, क्योंकि डिजीज़ी अल्टर है, तो
डिजीज़ करने में बॉडी पोर्शन का अल्ट्रेशन हो जाता है, डाइजेशन पैटर्न का अल्ट्रेशन हो जाता है, तो जिसकी वजह से एबनॉर्मलिटीज़ आ जाएगी। ब्लड टेस्ट करवाएंगे, ब्लड टेस्ट में HB करवाएंगे, हीमोग्लोबिन, RBC करवाएंगे, WBC करवाएंगे, बिलीरुबिन का टेस्ट करवाएंगे दोस्तों। जो भी हमारे जॉन्डिस में टेस्ट नेसेसरी होती है वो हम टेस्ट करवाएंगे डायग्नोस्टिक में। अब हम देखते हैं मेडिकेशन में दोस्तों। तो मेडिकेशन में सबसे पहले हम मेडिकेशन सीरियल वाइज से लिखेंगे। जो भी मेडिसिन चल रही है, ड्रग्स चल रही है, उनके नाम्स लिखेंगे, उनके डोज लिखेंगे, एक्शन लिखेंगे, उनका क्या काम है, और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ऐसे ही लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने सीरियल वाइज में पहला लिखा है, उसके बाद ड्रग्स का नाम लिखा है, उसके बाद जैसे ड्रग्स रूट लिखा है मैंने, एक्शन लिखा है, एंड नर्सिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो वो चेक वाइटल साइन करेगी ये ड्रग देने के बाद, असेसमेंट जनरल कंडीशन अपीयरेंस करेगी, गिव मेडिकेशन थ्रू आउट प्रॉपर रूट्स इसमें मेंशन करेगी दोस्तों, और साथ ही साथ गिवन प्रॉपर डोज, मतलब गिवन जो भी हम डोज दे रहे हैं वो प्रॉपर अमाउंट में है या नहीं है, ये नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोस्तों। अगर आपको एनसीपी मिला है दोस्तों किसी भी जैसे डायग्नोसिस पे, जैसे कि जॉन्डिस से मिल गया या निमोनिया में मिल गया, तो वैसे तो सारी लेक्चर हमारी यूट्यूब पे आएंगी ही एनसीपी लिखने के लिए, बट अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन ऐड करने के लिए, तो आप गूगल से जाके नेट से आप फाइंड कर सकते हैं कि जॉन्डिस में किस किस टाइप की मेडिसिन चलती है, और आप वहाँ से अपने एनसीपी में मेंशन कर सकते हैं दोस्तों। अब हम डायग्नोसिस देखेंगे नर्स ने क्या डायग्नोस किया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है दोस्तों इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कभी भी एनसीपी लिखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा डिमांडेड इसका होता है। आपको कम से कम 3 टाइम्स, मतलब ये ऐसा डायग्नोसिस 3 लिखना होता है, मतलब 3 टाइम्स, मतलब कि 3 बार ऐसा लिखना होता है। ये 3 पेज में मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए 1 लिखा है, आप इसका हूबहू 3 लिख सकते हैं। थोड़ी सी चेंजेस करने को होती है, मैं बताता हूँ कहाँ पे चेंजेस करना है। आप ऐसा डायग्नोसिस 3 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जब डायग्नोसिस लिखते हैं तो उसमें असेसमेंट लिखते हैं, उसमें सब्जेक्टिव डाटा दोस्तों, कि पेशेंट के फैमिली के द्वारा क्या हमें मिला डाटा, वो हम सब्जेक्टिव डाटा कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव डाटा जैसे कि डॉक्टर ने क्या उससे ऑब्जॉर्व किया, बॉडी को देख के, पेशेंट को देख के क्या ऑब्जॉर्व किया, ऑब्जेक्टिव डाटा में मेंशन करते हैं। नर्सिंग डायग्नोस्टिक्स, नर्स ने क्या डायग्नोस किया, बॉडी टेम्परेचर था रिलेटेड टू जॉन्डिस, इंटैक्ट फ्लूइड था दोस्तों, फ्लूइड की कमी थी जिसकी वजह से उसकी बॉडी थोड़ी सी मतलब कि नम है और ड्राइनेस टाइप की हो गई है, जिससे बॉडी इंक्रीज़ हो गया। तो नर्स ने ये डायग्नोस किया दोस्तों। अब नर्स का क्या गोल रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसको पेशेंट को रिड्यूस करना, तो पेशेंट रिड्यूस करना। अब नर्स एक प्लान करेगी, हम लोग 4th में क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। तो असेसमेंट वाइटल साइन, मतलब कि उसके प्लानिंग में सबसे पहले हम असिस्ट करेंगे वाइटल साइन को, ठीक है। प्रोवाइड, इसमें सिर्फ चीज़ हम लोग प्रोवाइडेड नहीं करेंगे दोस्तों, इसमें सिर्फ हम लोग असिस्टमेंट करेंगे, सोचेंगे ये करने का कि असिस्ट करना है वाइटल साइन को, मतलब कि अभी हम सोच रहे हैं कि असिस्ट करना है, प्लानिंग कर रहे हैं दोस्तों, अभी प्लान नहीं किए हैं उसको, अभी उसके अंदर पुट नहीं किए हैं, सिर्फ हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा करेंगे। तो इसमें हम लोग असिस्ट करेंगे। डिस्कम्फर्ट हो गया है जिस पोजीशन में, तो उसको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे। कूल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया। प्रोवाइड कोल्ड बाथ या स्पंज हम दे सकते हैं। मेडिकेशन का एडमिनिस्ट्रेशन करवा सकते हैं दोस्तों, मेडिसिन दे सकते हैं। बट अभी सोच रहे हैं उस, और हम लोग नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या करेंगे, ये सारे चीज़ को इम्प्लांट कर देंगे। तो ईडी लगा देंगे दोस्तों। ये दोनों में सिर्फ आपको क्या अंतर है, इसमें असिस्ट कर रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा। तो ईडी लगा दे रहे हैं, असिस्टेड, प्रोवाइडेड, एडमिटेड, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटेड, हमने वो चीज़ को इम्प्लांट कर दिया। तो उसी हम नर्सिंग इंटरवेंशन में करते हैं कि हमने जो पेशेंट के लिए प्लान किया था उस चीज़ को क्या किया, पुट किया, पेशेंट पे अप्लाई किया। अब उसके बाद हम लोग नर्सिंग एवैल्यूएशन को देखेंगे कि नर्सिंग में क्या चेंजेस आए। हाँ, तो यस, हमने गोल को अचीव किया, रिड्यूस किया, पेशेंट का अब कंडीशन सही है, वो जॉन्डिस के डिजीज़ से रिकवर हो रहा है दोस्तों। तो ये चीज़ आप 3 टाइम्स लिख सकते हैं। बस इसी में आपको प्लानिंग में कुछ चीज़ें ऐड करनी होती है, जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें अगर मेंशन ना हो तो फिर ड्रग्स चेंज लिख सकते हैं, चेंज द ड्रग्स, और उसमें चेंजेड द ड्रग्स, एंड बहुत सारी चीज़ें, पोजीशन है, बहुत सारी चीज़ें जो आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं समरी, जितने भी हमने एनसीपी लिखी हैं उसका समरी क्या था दोस्तों। तो उसका समरी जो भी था आप लिख सकते हैं कि जैसे कि प्रिंस कुमार है, वॉज रेफर हॉस्पिटल, कंप्लेन ये अब्डोमिनल पेन की वजह से, और डिस्क्लेरेशन जिनका फिजिकल एग्जामिनेशन किए और येलोविश स्किन मिला हमको। जो आपने यहाँ पे असिस्ट किया एनसीपी में, उसका एक समरी लिख सकते हैं कि वहाँ पे येलोइश स्किन मिला, डिस्कम्फर्ट स्क्लेरा मिला, स्किन में ट्रीटमेंट हुआ, और नर्सिंग इंटरवेंशन में हमने उस चीज़ को अचीव किया। ये सारा चीज़ आप एक समरी में मेंशन कर सकते हैं दोस्तों।
उसके बाद अब आखिरी टॉपिक होता है दोस्तों इसमें एनसीपी में बिब्लियोग्राफी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है दोस्तों। बिब्लियोग्राफी मतलब वो चीज़ होता है कि आपने ये जितने भी डाटा थे, जो भी आपने एनसीपी में डाटा लिखा, वो कहाँ से आर्चिव किया। तो आप जो भी ये कंप्लीट एनसीपी आप लिख सकते हैं कि हाँ मैंने आई हैव कंप्लीट माई एनसीपी ऑन टॉपिक्स जॉन्डिस, आप ऐसा लिख सकते हैं। ये कभी मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि बिब्लियोग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है लिखना। उसके बाद मैंने किस किस चीज़ से हेल्प लिया, तो गूगल से लिया, गूगल इमेजेस से लिया। सिस्टर नैन्सी एक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की बहुत अच्छी बुक है, और अकॉर्डिंग टू WHO, मतलब कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप लिए हैं वो WHO के अकॉर्डिंग है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जो आज वीडियो जॉन्डिस पे है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। जो कि एनसीपी हमने जॉन्डिस पे देखा वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हुई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड जोन में, अपने दोस्त में शेयर करें, अपने क्लासमेट में शेयर करें, और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दोस्तों।